हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में ना हम लोग प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कराधान मतलब कि टैक्सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझेंगे 3 से 4 मिनट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कराधान के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, याद रखोगे ना, तो आप किसी भी कराधान के प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली और उदाहरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को देखेंगे, मतलब कि प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को समझेंगे कि कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि भारत सरकार जन कल्याण के लिए बहुत से काम करती है। अब काम करेगी तो उसको तो पैसा तो चाहिए होगा। तो सरकार ये पैसा जो होता है ना, सरकार धन प्राप्त करने के लिए आयकर, सेवा कर, बिक्री कर आदि के रूप में जनता पर कर लगाती है। मतलब कि भारत सरकार को जन कल्याण करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, जनता से ही क्या करता है वो, पैसा लेता है। उसके लिए मतलब कि वो कर लगाता है, आयकर लगाता है, सेवा कर लगाता है, बिक्री कर लगाता है, और ये पहले से ही क्या रहते हैं, पूर्व निर्धारित रहते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे वो बोला जा रहा है कि कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी इस आयकर पर सरकार विशेष परियोजना मतलब होता है, मतलब कि यहाँ पर ना विशेष परियोजना किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है विशेष परियोजना शिक्षा के बारे में बताया गया है। कभी कभी इस आयकर पर विशेष परियोजनाओं के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त कर लगा देती है, जिसे उपकर कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, उपकर कहा जाता है। उपकर कोई कर नहीं है, ये क्या किया गया है, सरकार कोई परियोजना लेकर के आया है, उस परियोजना के तहत वो क्या कर रहा है, जो भी कर दे रहे हैं ना, उन कर पर थोड़ा सा अतिरिक्त कर लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उपकर कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला जा रहा है, आयकर दाताओं की पहचान के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था एवं प्रत्येक कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे स्थायी खाता संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं पैन, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, अथवा अस्थायी खाता संख्या टेन, TAN, टेम्पररी अकाउंट नंबर दिया जाता है, जिससे कि ना जो भारत सरकार है ना, वो पता कर सके कौन कौन कर देता है। उनकी पहचान के लिए वो पैन संख्या देती है और टेन संख्या देती है। पैन संख्या मतलब कि वो परमानेंट अकाउंट नंबर इसका मतलब होता है, और टेन संख्या मतलब होता है टेम्पररी अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या और स्थायी खाता संख्या। अब बोला जा रहा है कि बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है। ठीक है ना, तो अब आगे बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति, कंपनी या उद्योग को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में आय के समस्त स्रोतों से जो आय होती है उसी पर उसे आयकर का भुगतान करना होता है। तो याद रखिए ना कि ना आयकर की अवधि क्या होती है, आयकर की अवधि पूछेगा। आयकर की अवधि मतलब समय क्या होता है, तो समय चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब कि अभी कौन सा आयकर चल रहा है, तो मतलब कि इसको आयकर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। तो कोई पूछे कि अभी कौन सा, अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है। जैसे कि आज का डेट है 21/1/2024 है, तो 21/1/2024 को कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो मैं बोलूँगा वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 31 मार्च सॉरी, ये क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2023 से चालू हुआ है, और 31 मार्च 2024 तक ये रहेगा। ठीक है ना बच्चे, यही क्या है, वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है। ठीक है ना, तो इसमें बोला गया है। आगे बोला गया है,
वर्तमान में शिक्षा उपकर, जो भी पढ़े थे ना कि उपकर सरकार क्या करता है, यहाँ पर पढ़े थे सरकार क्या करता है, कुछ विशेष परियोजना लेकर के आता है जिसके तहत वो क्या करता है, आयकर दाताओं पर कर के अतिरिक्त थोड़ा सा और कर लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, उपकर कहते हैं। तो वर्तमान में शिक्षा उपकर दे आयकर का 2%, ठीक है, एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए वो क्या करता है, 1% लगाता है लोगों पर। और इस तरीके से हम लोग कुल बोल सकते हैं कि कुल शिक्षा उपकर 3% होता है। अगर प्रश्न आएगा कि शिक्षा उपकर कितना लिया जाता है, तो आप बोलोगे 3%। बच्चे यहीं पर क्या है, जितना भी पढ़ाया हूँ इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस प्रश्न से मतलब कि इस अध्याय से टोटल इस अध्याय से टोटल क्या होते हैं बच्चे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो 2 प्रश्न है ना, ये 2 प्रश्न, 1 प्रश्न इसमें से आएगा और 1 प्रश्न आता है प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनमें से, और मैं बताया भी था कि किसमें से आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही है बेसिक। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ स्टेप्स को जिसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो देखिए कुछ कुछ स्टेप्स है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, स्टेप्स टू सॉल्व कराधान प्रश्न। क्या क्या स्टेप्स है कराधान के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो पहला स्टेप्स है, तो बोलोगे स्टेप नंबर 1। कभी भी इसको लिखोगे नहीं, मैं बस बता रहा हूँ ना कि स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप निकालोगे कुल वार्षिक आय, मतलब कि प्रश्न में आप सबसे पहले देखोगे कि कुल वार्षिक आय कितनी है, ठीक है ना। फिर स्टेप टू में आप देखोगे कि दान की गई कुल राशि कितनी है, दान की राशि दान की राशि कितनी है। अगर दिया है तो निकालेंगे, नहीं दिया है तो नहीं निकालेंगे। स्टेप थ्री के बाद बचत की राशि निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बचत की राशि कि दान करने के बाद वो बचत करता है कि नहीं करता है। अगर दान नहीं करता है, डायरेक्ट बचत करता है, तो बचत निकालो। बचत तो पक्का बनेगा ही बनेगा, मतलब कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 3 तो आता ही आता है, भले स्टेप 2 आए या ना आए, ठीक है ना। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है बच्चे आयकर की गणना। हम लोग आयकर निकालते हैं कि कितना अब कर लगेगा, ठीक है ना, आयकर की गणना। स्टेप 5वां क्या है, स्टेप 5 में लगाते हैं हम लोग शिक्षा उपकर, कि शिक्षा उपकर कितना लगेगा। और लास्ट स्टेप है स्टेप 6 में हम लोग लिखते हैं कुल देय आयकर। बच्चे ये एक प्रश्न आप देखोगे ना, 1 से 2 प्रश्न इसका, तो आप इसको ना आसानी से हल कर सकते हो, आसानी से मतलब आसानी से। बस इन स्टेप्स को फॉलो करिए और बनाइए। तो मैं भी क्या करूँगा, आपको इन्हीं स्टेप्स की मदद से आपको हल करना सिखाऊंगा और आप आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना सबसे पहले ना उदाहरण 3 को समझेंगे। किसको समझेंगे, उदाहरण 3 को। सर क्यों समझेंगे उदाहरण 3 को, बच्चे ये जो उदाहरण 3 है ना, ये 2020 में भी आया है और 2023 में भी आया है, मतलब कि ये एग्ज़ाम में आ चुका है ये, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ देखेंगे कि ये वित्तीय वर्ष इतने का है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि उसकी कुल वार्षिक आय कितनी है, सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे क्यों कहाँ कहाँ पैसा जमा करता है, तो जमा करता है 20,000 रुपये जीवन पॉलिसी में, 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में। बस इतने जगह क्या क्या करता है, बचत करता है। बचत करने के बाद निकालते हैं हम लोग कि कर योग राशि कितनी है। फिर कर योग राशि निकालने के बाद आयकर की गणना करते हैं हम लोग, आयकर की गणना करते हैं। फिर उसके बाद ये आयकर का ये चार्ट दिया हुआ है, मतलब कि इसका सारणी दिया हुआ है ये। और फिर उसके बाद शिक्षा उपकर 3% है, शिक्षा उपकर इसके बाद कितना है, 3% है। फिर इसको निकालेंगे। तो बच्चे देखिए बहुत आसान है, इसको हल करना स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं अपने कॉपी में पहले लिखता हूँ और फिर इसको हल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ बच्चे एक चीज़ और बोल दूँ ये ना कि ना देखिए आप लोग को ना जब मैं बताऊंगा ना सॉल्यूशन, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट मत लेने लग जाइएगा। आप लोग पहले उसको अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या है ना बच्चे, जो ना इस वीडियो का जो सॉल्यूशन, जो जितना क्वेश्चन भी मैं अभी बताऊंगा आगे, तो उन सभी वीडियो का जो सॉल्यूशन है ना, वो वीडियो के लास्ट में
रहेगा, आप लोग उस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसको अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं सारा सॉल्यूशन को क्या क्या करूँगा अच्छे से मैं डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 3 को हल करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, उदाहरण नंबर 3 क्या है, उदाहरण नंबर 3 2020 में आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए हम लोग को ना इसमें ना स्टेप नहीं लिखना है, हम लोग को बस इसको पहला नंबर डाल करके बोलना है कि सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे हम लोग कि शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, पहला लिखेंगे शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय। कुल वार्षिक आय इसकी कितनी है, तो कुल वार्षिक आय दिख रही होगी रुपये 3,60,000 रुपये है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। बस इसको फाइंड करना है, देखना है कि कहाँ पर कुल वार्षिक आय है। अब अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे ना कि इसमें कहीं पर भी दान की गई राशि नहीं लिखाया है, कहीं कहीं पर भी दान 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 शब्द का यूज़ हुआ ही नहीं है, मतलब कि दान नहीं करता है। तो हम लोग स्टेप 2 को नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट आएंगे स्टेप 3 पर। किस पे आएंगे, डायरेक्ट स्टेप 3 पर आएंगे। तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखेंगे, क्योंकि 1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे बचत की राशि, क्या निकालेंगे, बचत की राशि। कि बचत कहाँ कहाँ करता है, ये तो बचत कहाँ कहाँ करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम, मतलब कि जीवन बीमा का क्या किया है, वार्षिक प्रीमियम खरीदा है। तो हम लोग बोलेंगे कि जीवन बीमा प्रीमियम, तो पहला नंबर लिख लो ऐसा करके, जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा पॉलिसी, पॉलिसी भी लिख सकते हो, प्रीमियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम कितने रुपए का है, तो रुपये 20,000 का है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है कि प्रीमियम लेता है और फिर 4,000 रुपये का सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है। तो बोलो बोलो, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में बच्चे क्या करता है, तो इसमें कितना है बच्चे, ये है ना 4,000 रुपये प्रति माह, मतलब कि 4,000 गुणे 12। सर यहाँ 12 क्यों किए, क्योंकि हम लोग ये जो बचत है ना, ये ना सालाना निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सालाना निकालते हैं। देखिए 20,000 रुपये भी क्या था बच्चे, वार्षिक था, क्या था, वार्षिक था। तो ये 4,000 भी क्या निकालेंगे बच्चे, हम लोग वार्षिक निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, इसमें 12 से गुणा करवाए हैं। तो कितना आ जाएगा 12 से गुणा करवाने पर, तो 3 शून्य है, तो 3 शून्य लिख दो, 12 कम 12 बाद 24 बाद 36 बाद चुको 48, कितना आ जाएगा, 48,000 रुपये एक क्या कहता है, जमा करता है। कहीं और कुछ लिखा है क्या, तो नहीं, और कहीं पर भी यह बचत नहीं करता है। तो जब बचत इतना ही है, तो बोलोगे कुल जमा राशि या कुल बचत राशि, ऐसे करके बोल दो, कुल बचत राशि। कुल बचत राशि कितनी आ गई, तो ये आ गई रुपये 3,0,3,0 जीरो और 8, 0 2 और 4 6, मतलब कि 68,000 रुपये क्या करता है बच्चे, ये बचाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखोगे, इसलिए अब 68,000 तो ये बचा लिया, तो अब कितना राशि कर योग हो गया, तो बोलोगे कर योग आय, कर योग आय कितना हो गया, तो इसका शुरुआत में आय था 3,60,000, लेकिन ये 3,60,000 पर कर नहीं देगा, ये देगा कर, इसमें से 68,000 को घटा लो, उतने पे देगा एक कर। तो इसको घटाओगे, तो 3 शून्य है, तो 3 शून्य आ जाएगा, और 0 में से 8 जाएगा तो 2, और 5 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 2, मतलब कि 2,92,000 पर क्या देगा, ये कर देगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब हम लोगों ने दूसरा स्टेप तो बना लिया, अब इसके बाद का जो स्टेप था ना, मतलब कि आप लोग को शो हो रहा होगा चौथा स्टेप, लेकिन ये स्टेप कौन सा है, ये स्टेप है तीसरे नंबर पर, हम लोग लिखूंगा यहाँ पर। तो स्टेप तीसरा क्या है, तो बच्चे स्टेप तीसरा में हम लोग बचत की राशि निकालने के बाद अब कर योग आय आ गया है, तो कर योग आय के बाद अब हम लोग करेंगे आयकर की गणना। क्या करेंगे, आयकर की गणना।
तो आयकर की गणना करते हैं बच्चे। तो आयकर की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयकर की गणना करने के लिए हम लोग जाएंगे इस सारणी पे। कहाँ जाएंगे, इस सारणी पर जाएंगे। और इस सारणी में बोला गया है ना कि कर योग सीमा अगर 2 लाख रुपए तक है तो आपको कोई कर नहीं देना है। तो बोलोगे सर इसका तो 2,92,000 है। तो हाँ बच्चे, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 2 लाख को घटा देंगे, ठीक है ना, और बचेगा 92,000। और उस 92,000 पर पहले हम देखेंगे ना कि पैसा आ कहाँ रहा है, ये पैसा आ कहाँ रहा है, 292। तो बोलो सर 292 इसके बीच में आ रहा है, इसमें इसमें आ रहा है, तो उसको 10% कर देना पड़ेगा। तो सर क्या इतने पूरे में देना पड़ेगा क्या, नहीं, इसमें से 2 लाख को घटा लोगे। क्योंकि सरकार बोला है कि 2 लाख तक आप पैसा, जो भी 2 लाख होगा उस पर आप पैसा नहीं दोगे, कोई कर नहीं दोगे। तो इस पर आप 2 लाख हटा दोगे, बचेगा 92,000। 92,000 पे आप कर दोगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पहला लिखते हैं, बोलोगे कि प्रथम 2 लाख, प्रथम 2 लाख रुपए तक कर क्या है बच्चे, शून्य है। या फिर लिख सकते हो कोई कर नहीं या कोई आयकर नहीं, सिंपल सा शून्य लिख दीजिए। दूसरा नंबर क्या बोलोगे, अब बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो बोलोगे कि दूसरे नंबर पे बोलोगे कि 2,00,001 से 5 लाख तक, 5 लाख तक कितना प्रतिशत है, तो ये है बच्चे 10% है। ये लाइन भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग के लिए मैं एक और लाइन लिख दे रहा हूँ जो कि इससे आसान है, ये लाइन लिख सकते हो, या आप ये लाइन लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लाइन, या फिर जो इसके बाद का जो लाइन लिख रहा हूँ ना वही डायरेक्ट लिख लो। तो या रुपए 2,92,000 में से 2 लाख को घटाओगे, रुपए 2,92,000 में से 2 लाख को घटाओगे का 10%, ठीक है। तो बच्चे ये लिखोगे, तो उसके बाद ये तो लिखना जरूरी है ही, ठीक है ना। तो एक काम करिएगा, ये वाला मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप इसको लिख लीजिएगा। तो इसको लिखेंगे तो आप बोलोगे कि ना 2,92,000 में से अगर आप 2 लाख घटाओगे ना तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 92,000। तो रुपए 92,000 का मतलब होता है गुणा 10, मतलब होता है 10%, मतलब होता है 100। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, मतलब कि कितना आ गया, इसको कितने पे कितना कर देना है, इसको कर देना है अभी तक देना है 9,200। सर अभी तक क्यों बच्चे, अभी तक इसलिए ना क्योंकि इस पे बोला है ना कि शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो अब इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। बच्चे याद रखो, परीक्षा में आपको शिक्षा उपकर देय लिखा हुआ रहे या ना लिखा रहे, फिर भी आपको निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। शिक्षा उपकर हमेशा देते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। तो तीसरे के बाद इसका चौथा स्टेप्स हो जाएगा शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर बच्चे बोलते हैं कि शिक्षा उपकर कितना देंगे, तो हम लोग बोलेंगे शिक्षा उपकर देय आयकर का 3%। तो शिक्षा उपकर कितना देते हैं बच्चे हम लोग, जितना भी देय आयकर है ना उसका 3%, या फिर आयकर का 3%। तो आयकर कितना है बच्चे, 9,200 का मतलब होता है गुणा 3, मतलब 3, और प्रतिशत मतलब क्या होता है बच्चे 3, यहाँ प्रतिशत है ना 3/100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा रुपए 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, मतलब कि 276 रुपये इसको क्या देना है, शिक्षा उपकर देना है। अब लास्ट स्टेप क्या है, पाँचवा नहीं छठवां है, लेकिन तो हम लोग पाँचवा लिखेंगे क्योंकि दान की राशि इसमें नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि कुल देय आयकर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जितना आयकर है इसको धन करेंगे जितना शिक्षा उपकर है उससे। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा बच्चे, 6,0,6,0,7,7,2,2,4 और यहाँ पर 9, मतलब कि 9,476 रुपया क्या करना है बच्चे, इसको
पूरा कर देना है और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बच्चे देखिए ये प्रश्न क्या है बच्चे, बहुत आसान है, बहुत आसान आता है। इसमें कितना कर लिखना पड़ा है, कुछ लिखना नहीं पड़ा है ज़्यादा, बस इसमें आप स्टेप्स को फॉलो करिए और अपना आंसर लेकर के आइए। चलिए अब हम लोग क्या क्या करते हैं, एग्जाम्पल 3 के बाद हम लोग पढ़ते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मतलब कि उदाहरण 2 जो दिया हुआ है ना, उदाहरण 2 भी पढ़ाने का मकसद यही है ना कि ये जो उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 है वो क्या है बच्चे, 2019 में आया हुआ प्रश्न है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आप आसानी से हल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको समझ चुके हो, इस प्रश्न को आप समझ चुके हो ना, तो आप क्या करिए, उदाहरण नंबर 2 भी हल करिए, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। लेकिन इसमें हल्का सा यहाँ पर कुछ अलग चीज़ बोला गया है यहाँ पर, तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा। तो पहले यहाँ तक तो बनाएंगे ही बनाएंगे और उसके बाद हल्का सा और ये जो लिखा हुआ है ना, इसके चलते कुछ ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं उसको लिख करके बताता हूँ आप लोगों को कॉपी पे। देखिए क्या है, उदाहरण नंबर 2 है, 2019 में आया हुआ है। तो सेम इसमें भी वही करेंगे जैसा इसमें किए थे उदाहरण नंबर 3 में। तो पहला स्टेप्स को यही लिखेंगे, पहला स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है बच्चे, हम लोग इसके लिखते हैं वार्षिक आय को लिखते हैं। तो बोलोगे कि यहाँ पर सिंपल सा बोल दो, व्यक्ति की कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय कितना है बच्चे, तो ये है ₹4,80,000 क्या है बच्चे, इसकी कुल वार्षिक आय है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 बहुत आसान है। स्टेप 2 में देखेंगे बच्चे कि कहीं पर दान की राशि दिया हुआ है क्या, तो पढ़ेंगे ना, तो कहीं पर भी दान शब्द लिखा नहीं है मतलब कि दान की राशि नहीं दिया गया है। तो अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है बचत की राशि। तो बचत की राशि को हम लोग यहाँ पर दूसरे स्टेप पे लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बचत की राशि, कितना बचत करते हैं। तो बचत की राशि के लिए हम लोग देखेंगे ना कि सबसे पहला कहाँ कहाँ बचत करता है। तो हम लोग देखेंगे कि इतना तो आय है, उसने 36,000 रुपये भविष्य निधि में, देखिए भविष्य निधि में जमा कर रहा है कितना, 36,000 रुपये। तो लिख लो पहला, भविष्य निधि कितना है, ₹36,000, ठीक है ना। आगे है 18,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम। तो लिख लो दूसरा, जीवन बीमा प्रीमियम कितना है बच्चे, ये है रुपीस 18,000। फिर 20,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र, तीसरा कहाँ जमा कर रहा है, ये जमा कर रहा है राष्ट्रीय बचत पत्र, कितना है, ये है 20,000 रुपये। इतना क्या कर रहा है, जमा कर रहा है वो, हाँ तो बस इतना ही जमा कर रहा है। तो कुल बचत की राशि निकाले थे, इसमें भी निकालते हैं कुल बचत की राशि। कुल बचत राशि कितना बचा, सभी को जोड़ दो तो बोलोगे कि ₹3 सभी में 3 शून्य है, तो है लिख दो। 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, मतलब कि 74,000 रुपये क्या है बच्चे, 74,000 रुपये इसने क्या कुल बचाया है, ठीक है ना। आगे स्टेप 2 के बाद, स्टेप 2 तो खत्म हो गया। स्टेप 3 इसलिए मतलब कि अभी स्टेप 3 नहीं है, इसमें हम निकालते हैं कर योग्य आय, मतलब कि इसको कितने पर कर देना है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका कुल वार्षिक आय था 4,80,000, लेकिन इसने कितना पैसा बचा लिया, इसने बचा लिया 74,000 रुपये, क्या कर लिया इसने, बचा लिया। तो इसको कितने पैसे पे कर देना है, तो इसको देना है 3 शून्य है, तो 3 शून्य, 0 में से 4 जाएगा तो 6 आता है,
7 में से 7 जाएगा तो 0 आता है और यहाँ पर 4 आ गया, मतलब कि 4,06,000 पर क्या देना है, इसको कर देना है। अब देखेंगे कि 4,06,000 कहाँ पर आ रहा है, तो देखेंगे कि 4,06,000 इसके बीच में आ रहा है, मतलब कि इसको 10% कर तो देना ही देना है। तो क्या सर 10% 4,06,000 पर देगा क्या? नहीं बच्चे, ये सरकार बोला है ना कि ना 2 लाख रुपए तुम क्या कर लो, बचा लो, उस पर कोई कर लगेगा। तो इसमें से 2 लाख घटा लेंगे और बचे हुए पैसे पर क्या क्या करेगा, वो 10% देगा। तो हम लोग अब तीसरा स्टेप्स क्या होता है, तीसरा स्टेप्स हम लोग कर योग आय के बाद निकालते हैं आयकर की गणना। आयकर की गणना, तो आयकर की गणना के लिए सबसे पहला हम लोग लिखते हैं ना, सबसे पहले लिखते हैं कि प्रथम 2 लाख रुपए तक, लिखते हैं पहला हम लोग कि प्रथम 2 लाख रुपए तक कर क्या है बच्चे, शून्य है। क्या है, शून्य है, मतलब कि इसको कोई कर नहीं देना होगा, ठीक है ना। और दूसरा स्टेप क्या है बच्चे, दूसरा स्टेप है, बोलोगे दूसरा स्टेप है कि इतने में इसको 10% देना है। तो सिंपल सा आप लिख लो कि रुपए 4,06,000 में से आप जो यहाँ पर लिखा रहता है, जो यहाँ पर लिखा रहता है 2 लाख रुपए का 10% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि 4,06,000 में से 2 लाख को घटा दो, तो 4,06,000 है, तो 4,06,000 तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 लाख, तो इसमें आ जाएगा 2,06,000 रुपये। हाँ, इसको देना है 10%, कितना देना है इसको देना है 10%। तो गुणे 10/100 का मतलब होता है गुणा, और 10 को तो 10 लिख दिए और प्रतिशत मतलब होता है बच्चे 100 होता है, ठीक है ना। तो इतना इतना करने के बाद अब देखिए थोड़ा सा बस बचा है, तो यहाँ पर 1,0,1,0,1,0,1,0 मतलब कि इसको देना पड़ेगा 20,600 रुपये। क्या करना है, इसको आयकर देना है, आय देना है। अभी तक का आयकर इतना देना है उसको, अभी तक का आयकर जितना उतना देना है। सर इसके बाद अब क्या निकालेंगे, तो बच्चे इसके बाद मैं बोलता ना कि इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे शिक्षा उपकर। चौथे नंबर पर क्या है बच्चे, शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर क्या क्या लिखते हैं, तो बच्चे बोलते हैं शिक्षा उपकर लिखते हैं देय आयकर का 3%। तो देय आयकर कितना है, देय आयकर है ₹20,600 का 3%, 0,0,0,0 कितना आ जाएगा, रुपये 3×6=18 के 8 हासिल 1 और 3×2 6, मतलब कि 618 रुपये क्या देगा ये शिक्षा उपकर, मतलब कि सरकार को देगा ये, ताकि जो सरकार परियोजना चला रहा है पढ़ाने लिखाने का वो पूरा हो सके। और पांचवा क्या है बच्चे, पांचवा निकालते हैं कुल देय आयकर। इसको कितना पैसा देना है, इसको देना है 20,600 धन रुपये 618। तो दोनों को जोड़ देंगे तो रुपये आ जाएगा 8, 1, 6×12 के 2 हासिल 1, मतलब कि 21,218 रुपये इसको क्या देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए ना, थोड़ा बोला ना, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है। तो चेंजेस क्या है बच्चे, कुछ अलग सा दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि यदि वह 1,500 रुपये प्रति माह आयकर 10 माह तक जमा करता है। अच्छा देखो, इसने क्या क्या कर दिया, 1,500 रुपये हर माह जमा करना भी चालू कर दिया, 10 माह तक जमा कर दिया है। तो शेष आयकर की राशि बताइए। तो देखिए इसने क्या 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 किया है, 1,500 रुपये 10 माह तक जमा किया है। तो इसने कुल कितना पैसा जमा किया है, तो बोलोगे यहाँ पर छठवां नंबर लिख लो, छठवां नंबर इसमें लिख सकते हो। ये है नहीं, ये किसी प्रश्न में आता है, किसी प्रश्न में आता है ये, इसलिए मैं उसको बताया नहीं था। तो बोलोगे कि 10 माह तक जमा किया गया आयकर बराबर, तो 10 माह तक जमा किया है कितना रुपए, 1,500 रुपये। तो कितना पैसा जमा कर दिया है वो, 15,000 रुपये क्या कर दिया है वो, जमा कर दिया, पहले ही जमा कर दिया 15,000 रुपये। तो इसलिए शेष देय आयकर, तो शेष देय आयकर कितना होगा बच्चे, उसको कुल देना था 21,218,
लेकिन उसने दिया कितना है 15,000, मतलब कि इसको मतलब कि 21,218 देना था और उसने 15,000 रुपये पहले ही दे दिया है सरकार को। तो बचा कितना, बचा है 8 में से चुना जाएगा तो 8, 1 में से चुना जाएगा तो 1, 2 में से चुना जाएगा तो 2, 11 में से 5 जाएगा तो 6। हाँ, तो अब वो कितना सरकार को देगा पैसा, बस 6,218 देगा और यही आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। देखिए बच्चे, ये उदाहरण नंबर 2 और 3 को बताया गया है इसीलिए ताकि ये क्योंकि ये क्या हुए थे, दो किसी न किसी साल पूछे गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे, ये जो प्रश्नावली 2 का जो पहला प्रश्न है ना, ये पहला प्रश्न क्या है बच्चे, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है बच्चे, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इसको हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। चलिए तो मैं इसको लिख करके हल करना स्टार्ट करवाता हूँ। देखिए प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न ये बोला जा रहा है। ये प्रश्न जो है ना बच्चे, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रश्न दोनों प्रश्न को देखा ना, उसमें कहीं पर भी दान के बारे में नहीं लिखा हुआ था। इसमें जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, पहला स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप्स होता है, हम लोग लिखते हैं कुल वार्षिक आय कितनी है। तो हम लोग बोलेंगे कि शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय कितनी है, तो ये है रुपये 4,10,000 रुपये है। बच्चे याद रखिए ना, आप लोग थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ना और थोड़ा सा फैला फैला के लिखिएगा, ठीक है ना। मेरे पास मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार में आपको दिख जाए ना, इसीलिए थोड़ा सा मैं पास पास करके लिख रहा हूँ। तो आप तो दूर दूर लिखिएगा। दूसरा नंबर, आप बोलोगे कि दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप ये है ना कि बोला जा रहा है कि ये यहाँ से देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% कर मुक्त है दान करता है। देखिए दान आ गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, दान की राशि। तो हम लोग बोलेंगे दान की गई राशि या फिर दान की राशि, कुछ भी बोल सकते हो, दान की राशि। तो दान की राशि में पहला नंबर क्या है, तो सबसे पहला ये है कि प्रधानमंत्री राहत कोष, क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री राहत कोष में ये क्या करता है, जमा करता है। तो कितना रुपए जमा करता है, तो रुपए राहत कोष में 20,000 रुपये कितना जमा करता है, 20,000 रुपये। और देखिए इसके आगे लिखा हुआ है ना 100% कर मुक्त है, 100% कर मुक्त है, इसका मतलब कि इस पर इसको कोई भी कर नहीं देना है, कोई भी कर नहीं देना है, ठीक है ना। तो 100% यहाँ पर लिख दिया। दूसरा है वृद्धाश्रम में देता है, कहाँ देता है, वृद्धाश्रम में। तो ये बोल रहा है कि वृद्धाश्रम में जो देता है ना 12,000 रुपये, वो 50% कर मुक्त है, मतलब कि इसका केवल 50% ही माना जाएगा। ये है बोलने का मतलब। देखिए इसका बोला गया था 100%, तो हम लोग निकाल लेते हैं 20,000 का 100%। तो प्रतिशत यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रतिशत मतलब होता है कि बटे में 100 लिख दो, बटे में 100 लिख दो। तो बटे में मैंने क्या कर दिया, 100 लिख दिया। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 20,000 आ गया। तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया था, 20,000 लिख दिया था, ठीक है ना। इसमें लेकिन क्या है बच्चे, इसमें है 12,000। तो 12,000 का मुझे केवल 50% मिलेगा, प्रतिशत। तो प्रतिशत की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 100, 1 2 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 शून्य है, 2 शून्य, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 6,000 रुपये, मतलब कि हमें मेरे केवल इसमें 6,000 का ही छूट मिलेगा। तो ये बोला जा रहा है कि तो पहले लिखते हैं कि वृद्धाश्रम पर 12,000 का 50% छूट मिलेगा। तो 12,000 का 50% कितना होता है, 6,000 होता है। समझ में आ गया। आप उसको लिख के दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ये बच्चे रफ कार्य है, क्या है ये, रफ कार्य है, ठीक है ना बच्चे, ये रफ कार्य है। इसका बता दिया मैं 100%। तो अब कुल दान की गई राशि निकालिए, कुल दान की गई राशि, कितना दान किया है ये, तो कुल
दान की राशि, कुल दान की राशि कितनी है, तो रुपए 20 और 6 हो जाएगा 26,000 रुपये क्या करता है, ये दान करता है। ठीक है ना। तो दान करने से क्या हो गया, इसे फ़ायदा हुआ ये कि ना, ये तो एक तरीके से दान कर दिया, और इसको एक और फायदा हुआ, इसलिए शेष आय, अब इसका जो आय है ना, वो सरकार को 4,10,000 नहीं दिखेगा, वो दिखेगा केवल और केवल, इसमें से जब आप 26,000 घटा लोगे तो उतना दिखेगा। तो मतलब कि 3 शून्य है तो 3 शून्य को 3 शून्य लिख दिया। ठीक है, 0 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, फिर यहाँ 0 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा। मतलब कि अब सरकार को केवल शो होगा, दिखेगा कि उसका उसका आय कितना है, 3,84,000 है। कितना है, 3,84,000 है। ठीक है, तो ये निकाल दिए दान की राशि के बाद, मतलब कि आय इतना है। अब तीसरे नंबर पे निकालते हैं बचत की राशि। क्या निकालते हैं, बचत की राशि। कहाँ कहाँ ये बचत किया है, कहाँ कहाँ ये बचत किया है, तो हम लोग देखेंगे कि बचत, अब देखिए, अब ये क्या हो गया, अब हमारा पुराना क्वेश्चन जैसा हो गया है। मतलब कि अब हम लोग जो भी काम करेंगे इसमें ना करके इसमें काम करेंगे और बनाना चालू कर देंगे। तो वो कहाँ कहाँ बचत करता है, तो पहला वो बचत करता है 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में। तो लिख लो, सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये 12 माह तक जमा करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 और बच बच 48,000 रुपये क्या करता है बच्चे, वो जमा करता है साल भर में। फिर 24,000 रुपये का वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। तो दूसरा है जीवन बीमा प्रीमियम। जीवन बीमा प्रीमियम में कितना बच्चे, 24,000 है। तो यहाँ लिखोगे 24,000। ठीक है ना, इसको एक के ना नीचे लिखोगे ना तो ना जोड़ने में आसानी होगा। तो और कहीं पर जमा करता है, हाँ, 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र। तो बोलोगे राष्ट्रीय बचत पत्र लेता है कितने का, ये लेता है 25,000 का। तो सभी को अब जोड़ दो, क्योंकि और कहीं पर वो बचत नहीं करता है। तो बोलोगे कुल बचत राशि कितनी है बच्चे, दोनों तीनों को जोड़ दोगे तो 3 शून्य है तो 3 शून्य हो जाएगा। 8 4 12, 12 और 5 17, 7 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब कि 97,000 रुपये वो क्या करता है, जमा करता है। बच्चे देखिए ना, यहाँ पर आप लोग को लगता होगा ना कि सर यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है, सभी बचत 1,000 रुपये तक कर मुक्त है। इसका मतलब ये है ना कि बचत में वो अधिकतम छूट कितना ले सकता है, 1 लाख तक ले सकता है। 1 लाख तक, यहाँ गलती हो गया, 1,000 बोल दिया होऊंगा। 1 लाख तक वो क्या कर सकता है, छूट ले सकता है। लेकिन हमारा तो 97,000 है, तो हम पूरा का पूरा 97,000 छूट लेंगे। ठीक है ना। अगर 1 लाख से ज़्यादा आता है, कभी कभी मान लो यहाँ पर आ जाता है 1,05,000, कितना आता है, 1,05,000, तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पर लिखते इसलिए कर योग्य आय। कर योग्य आय क्या हो जाएगा, कर योग्य आय हो जाएगा कि इसको ₹3,84,000 में से क्या कर दो, 97,000 को घटा दो। तो अगर यहाँ पर आता 1,05,000 आता मान लीजिए कि आता, तो हम लोग क्या करते, अधिकतम कितना आप मतलब कि बचत कर सकते हो, 1 लाख। तो हम लोग यहाँ पर 1 लाख ही घटाते, 1,05,000 नहीं घटाते, समझ जाओ। हम लोग यहाँ कितना घटाते, 1,05,000 नहीं घटाते, हम लोग घटाते यहाँ पर 1 लाख ही। समझ में आ गया, यही है इसका बोलने का मतलब, इस लाइन का बोलने का मतलब। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि इसको घटाते हैं हम लोग। यहाँ 3 शून्य है, 3 शून्य, फिर 4 में से 7 जाएगा तो 7 आता है, और 7 में से 9 जाएगा तो 7 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा, और 3 है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक इससे उधार लिया है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, अब निकालते हैं आयकर। चौथा है आयकर की गणना। तो जरा हम लोग देखेंगे तो समझेंगे कि ये जो 2,87,000 है ना, वो इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, मतलब कि उसको 10% ही अधिकतम कर देना है। समझ में आ गया, इसका देने का यही मतलब होता है कि कितना कर देना है। तो बोलोगे कि प्रथम 2 लाख रुपए तक
2 लाख रुपए तक उसको कितना कर देना है, तो बोलोगे सर कोई भी कर नहीं देना है, क्योंकि सरकार बोला है कि 2 लाख रुपए क्या कर लो आप बचा लो अपना, ऐसे ही, ठीक है ना। दूसरा, बचे हुए जो पैसे हैं, मतलब कि 2,87,000 में से 2 लाख पर 2 लाख का आपको 10% देना है। कितना कितना देना है आपको? 10% देना है। तो ये क्या है बच्चे, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ज़रा, तो हम लोग बोलेंगे कि घटाने पर कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 87,000। 87,000 का मतलब होता है गुणा, और 10 को तो 10 लिख दिए, प्रतिशत मतलब होता है 100। एक 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 मतलब कितना आ गया, ये आ गया 8,700 रुपये। क्या देना है उसको? कर देना है, कर देना है। अभी तक इसमें शिक्षा उपकर को जोड़ा नहीं गया है, ठीक है ना बच्चे। देखिए, शिक्षा उपकर चाहे बोला रहे या ना बोला रहे, आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना बच्चे। ये सरकार क्या किया है, मैंडेटरी करके रखा है, अनिवार्य करके रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे, अब 5वां नंबर पे बोलेंगे कि शिक्षा उपकर दे आयकर का 2%, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर दे आयकर का 1%। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर धन माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, दोनों को जोड़ दीजिए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, ये कितना है? 2% धन 1%। तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा ये? 3%। तो 3% आगे शिक्षा उपकर, इसलिए 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 आयकर दिख रहा होगा ना, इसलिए आयकर का 3%। आपको क्या क्या देना है बच्चे? आपको देना है शिक्षा उपकर देना है। तो आयकर का 3%, तो आयकर कितना है बच्चे? आयकर है तुम्हारा 8,700 रुपये, का मतलब होता है गुणा 3%, 0,000, ये हो गया रुपये। 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 8 तरीके 24 और 2 26, मतलब कि 261 रुपये क्या क्या देना है आपको बच्चे? इसको शिक्षा उपकर देना है। अब इतना निकालने के बाद सबसे लास्ट स्टेप जो है वो बचता है, हम लोग बोलेंगे कि कुल देय आयकर, कुल देय आयकर, कुल देय आयकर में ये 8,700 रुपये तो देगा ही देगा, और धन 261 रुपये देगा। दोनों को जोड़ लो तो 0 और 1, 1, 0 और 6, 6, 7 और 2, 9 और 8, मतलब कि ये 8,961 रुपये क्या क्या करेगा बच्चे? वो शिक्षा उपकर देगा, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? देखिए बच्चे, अब क्या है, प्रश्न 2 है। प्रश्न एक के जैसा ही, प्रश्न एक के जैसा ही क्या है, प्रश्न 2 है। बस उसमें ये प्रधानमंत्री राहत कोष वाला जो है ना, वो दिया हुआ नहीं है दान में, बाकी ये वाला दिया हुआ है, वृद्धाश्रम वाला। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या क्या कर लिया है, इसको पहले ही लिख करके रख लिया है। अब देखिए ना, इसको हल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया है अभी तक, वैसे ही आप अगर इसको हल करोगे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, प्रश्न क्रमांक 1 के जैसे ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप 1 में लिखते हैं कि नवीन, यहाँ नवीन दिया है ना नाम, तो नवीन लिख सकते हो, तो लिख सकते हो नवीन की, अच्छे से लिख लीजिएगा, नवीन की कुल वार्षिक आय। नवीन की कुल वार्षिक आय कितनी है बच्चे? तो ये है ₹7,20,000। हाँ, ये ना इस चैप्टर का क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी है। क्योंकि ना इसमें देखिएगा, अभी बताऊंगा क्यों है डिफिकल्ट ये। तो ये नवीन की कुल वार्षिक आय कितनी है? इतनी रुपए है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे करता है दान। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना दान लिखा हुआ है, दान लिखा है, तो बोला जा रहा है कि अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है। तो मैं बोलूँगा कि दान की
राशि, तो दान की राशि कितनी है, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा, यहाँ पर कोई पहला नंबर नहीं डालूंगा, दूसरा नंबर नहीं डालूंगा। क्यों क्योंकि यहाँ पर एक ही बार है, मतलब कि एक ही है। अगर यहाँ पर लिखा रहता प्रधानमंत्री राहत कोष और दिया रहता अनाथ आश्रम, तब मैं पहला नंबर और दूसरा नंबर लिखता। यहाँ पर डायरेक्ट में लिख दूंगा अनाथ आश्रम का, अनाथ आश्रम पर, अनाथ आश्रम पर, अनाथ आश्रम पर 15,000 रुपये का कितना है, 50%। तो 15,000 रुपये का 50% क्या मिलेगा, इसको छूट मिलेगा। तो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो बोलोगे कि 15,000 का 50%, 0,0,0,0, तो 2 0 2 0, 15 बचे 75। तो मतलब कि 7,500 रुपये क्या मिलेगा, उसको छूट मिलेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7,500 रुपये क्या क्या करता है बच्चे, वो दान करता है। ठीक है, 7,500 दान करता है। तो बोलोगे कि इसलिए शेष आय से कितनी हो जाएगी, तो 7 लाख। अब सरकार को उसका आय जो होगा ना, वो 7,20,000 नहीं शो होगा, वो शो होगा उसको इसमें से, जब इसको इतना माइनस कर दोगे तब तो आ जाएगा रुपये 2 शून्य आ गया। फिर 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 में से 7 गया तो 2, फिर 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। मतलब कि अब सरकार को उसका आय कितना प्रदर्शित होगा, 7,12,500 प्रदर्शित होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। तो अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है बचत की राशि। क्या होता है, बचत की राशि। अब वो कहाँ कहाँ पैसा जमा करता है, कहाँ कहाँ पैसा वो जमा करता है। तो सबसे पहले देखेंगे ना कि वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है। तो मैं लिखूंगा सामान्य भविष्य निधि में वो 4,000 रुपये प्रति मासिक, मतलब होता है हर माह, तो इसको 12 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा सालाना का 0,0,0, 12 चौको 48,000 रुपये आ गया। दूसरा वो कहाँ जमा करता है, दूसरा वो जमा करता है 20,000 रुपये जीवन बीमा। तो बोलोगे जीवन बीमा किस्त, जीवन बीमा किस्त में जमा करता है वो। देखिए वार्षिक है तो 20,000 रुपये, तो डायरेक्ट लिख दो रुपये 20,000। 30,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र, तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र। तो ये कितना है बच्चे, तो ये आ गया है 30,000। तो कुल बचत राशि निकाल लो, कुल बचत राशि, कुल बचत राशि के लिए सभी को जोड़ देंगे तो 3 0 कॉमा 8, 4 2 6 और 3 9, मतलब कि वो 98,000 रुपये कुल क्या करता है, वो बचाता है। 98,000 क्या करता है, वो बचाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसलिए कर योग्य आय कितने पर अब उसका कर लगाया जाएगा, तो कर लगाया जाएगा 7,12,500 में से घटा दोगे 98,000, तो आ जाएगा यहाँ पर रुपए, यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा लो पहले। 5 में से शून्य जाएगा तो 5, फिर 2 में से 8, मतलब कि 12 में से 8 जाएगा तो 4, फिर ये 10 में से 9 जाएगा तो 1, और यहाँ 7 है तो एक कहाँ से लेगा तो 6। तो मतलब कि 6,14,500 पर क्या देना है, इसको अब कर देना है। तो बोलोगे सर ये जो 6,14,500 है ना, ये ना इसके बीच में आ रहा है। ठीक है ना। तो बच्चे तो ये इसके बीच में आ रहा, तो क्या इसको 20% देना है क्या इस पर, तो नहीं बच्चे, इसको 20% देना तो है, लेकिन इसका हम लोग को कुल 3 स्टेप पे बनाना पड़ेगा। इसको कितने स्टेप बनाना पड़ेगा, इसको 3 स्टेप पे, मतलब कि इस रुपए पर टोटल 3 कंडीशन क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, 3 कंडीशन लग रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम लोग जैसे 5 लाख तक निकालते थे पहले उतने का निकालेंगे, पहले 5 लाख तक। तो प्रथम हम लोग निकालेंगे 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए तक जैसे हल करते थे पहले वैसे ही हल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख से ज़्यादा के लिए हल करेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, लेकिन समझ में आ जाएगा, समझाऊंगा, आसानी से समझाऊंगा। चौथा चौथा है, हम लोग करते हैं आयकर की गणना। तो आयकर की गणना में सबसे हम लोग लिखेंगे कि कर योग्य आय पर कर योग्य आय पर कर योग आय पर कर कर योग आय कर योग आय ऐसा करके लिखो, कर योग आय 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक आता है। देखिए कर योग जो आय है ना वो इसके बीच में आ रहा है, पहले तो ये बता दिए। इसलिए पहला निकालो इसमें। अब पहला हम निकालेंगे पहले 5 लाख पर। तो पहले या प्रथम 5 लाख रुपए तक। तो 5 लाख रुपए तक के लिए निकालेंगे ना बच्चे। तो 5 लाख रुपए तक के लिए 5 लाख रुपए तक के लिए हम लोग बोलेंगे कि ए नंबर बोल लो कि प्रथम 2 लाख है ना, हाँ, प्रथम 2 लाख रुपए तक, प्रथम 2 लाख रुपए तक उसको कितना कितना देना होगा, तो कोई भी कर नहीं देना होगा। अब दूसरा क्या है बच्चे, तो दूसरा है इसमें कि हम लोग अभी 5 लाख तक निकाल रहे हैं। इसका देखो 5 लाख से ज़्यादा है, तो हम लोग 5 लाख तक निकाल रहे हैं। तो बच कितना गया, तो बोलोगे कि 5 लाख में से 2 लाख घटा लोगे का 10%। 5 लाख में से 2 लाख का मतलब कि घटा लोगे तो बचा कितना, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का तुमको देना पड़ेगा का मतलब गुणा 10% देना पड़ेगा। समझ में आ गया। यहाँ पर सर 3 लाख, यहाँ पर 5 लाख से क्यों घटाए, क्योंकि देखिए इसका ना 5 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको क्या किए, पहले 5 लाख का निकाल रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए 1 0 1 0 1 0 1 0 मतलब कि पहले इसको देना पड़ेगा 30,000 रुपये देना पड़ेगा इसको पहले के लिए, ठीक है ना। अब 5 लाख से ज़्यादा का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 5 लाख से ज़्यादा का निकालते हैं, क्योंकि इसका जो आ रहा है ना 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसको ना 2 बार कर देना पड़ेगा। तो पहले 5 लाख रुपए तक निकाल लिए, कितना देना है इसको, 30,000 देना है। और दूसरा निकालोगे 5 लाख से अधिक पर। तो 5 लाख से अधिक पर के लिए कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूँगा कि 6,14,500 में क्या कर लीजिए, 5 लाख को घटा लीजिए। तो जो बचा हुआ पैसा होगा उसका मुझे 20% देना होगा। तो बिल्कुल दिमाग आ रहा होगा कि इसमें से मैं 5 लाख घटा लूँगा तो बच गया 1,14,500 रुपये। इस पर मुझे देना है कितना, 20%। कितना देना है मुझे, 20%। तो जब मैं घटाऊँगा तो मैं बोलूँगा कि ये कितना आ जाएगा, 1,14,500 आ जाएगा ये। इसका मैं निकालूँगा 20%, 0 0 0 0। तो इसको करूँगा मैं 2 से 0 0, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो कितना गया बच्चे, ये आ गया 22,900 रुपये। क्या देना है मुझे, कर देना है। तो कुल कर कितना हो जाएगा, मतलब कि इस कर को और इस कर को दोनों को जोड़ देंगे तो बोलोगे कि कुल कर या आयकर, कुल कर कितना हो जाएगा, तो 30,000 धन रुपये 22,900 दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पर 0 0 9 2 3 2 5, ठीक है। तो 52,900 रुपये क्या करना है बच्चे, मुझे कुल कर देना है, ठीक है ना। कुल कर, अभी तक ये कुल कर क्या है, ये है कर जिस पर अभी शिक्षा उपकर नहीं लगा है। अब निकालेंगे इस पर शिक्षा उपकर भी। तो यहाँ पर बता रहा हूँ, ये चौथा स्टेप हो गया।
पांचवा स्टेप क्या है बच्चे? पांचवा स्टेप है हम लोग निकालेंगे शिक्षा उपकर। तो बच्चे इसमें भी वही बोल रहा है, शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% और धन माध्यमिक शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%। तो मैं बोल लूँगा शिक्षा उपकर धन माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर बराबर 2% धन 1%। दिख रहा होगा ना आप लोगों को, 2% धन 1%, तो ये कितना हो जाएगा? 3%। तो मैं बोलूँगा कि देय आयकर का 3% निकाल लो। यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, तो बराबर 2% धन 1%, मतलब कि 3%। तो देय आयकर का 3%, तो देय आयकर कितना है बच्चे? 52,900 का 3%। तो बोलोगे 0 0 0 0 कट गया। तो इसको जब गुणा करवाओगे तो 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 5 तिया 15, मतलब कि 1,587 रुपये क्या करना है? इसको शिक्षा उपकर देना है। ठीक है, तो बोलोगे छठवां और लास्ट स्टेप क्या है? तो बोलोगे कुल देय आयकर बराबर, कुल देय आयकर कितना है बच्चे? तो ये है 52,900 धन 1,587 रुपये। दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 0,7,7,0,8 9 और 5 14 के 4 हासिल 1 1 और 2 3 3 और 1 4 और 5, मतलब कि 54,487 रुपये क्या करेगा बच्चे? ये आयकर के तौर पर देगा सरकार को। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना? तो बच्चे यही है प्रश्न 2, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न था। अब देखते हैं हम लोग इस अध्याय का तीसरा प्रश्न। बच्चे जो तीसरा प्रश्न है ना, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है ये? इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट ये? क्योंकि ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। और इसमें बोलोगे कि सर इसमें ना, मतलब कि इस वाले प्रश्न में ना क्या है, ऐसा करके ये हाँ, ऐसा करके ये दिया नहीं है बच्चे, दिया है ये ना, यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या किया है? लिख दिया है इस चीज़ को। मतलब इसने क्या किया है, यहाँ पर जो बोल रहा है ना कि यदि 1-1.5 लाख तक कोई कर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला लाइन बोल दिया है। तथा 1.5 लाख से अधिक आय पर, मतलब कि दूसरा लाइन बोल रहा है कि 1.5 लाख से अगर अधिक आय है तो उसको 10% देना पड़ेगा। ठीक है ना? और अधिकतम छूट कितना मिल सकता है? 1,000 मिल सकता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ और इसको आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं इसको। तो देखिए बच्चे, प्रश्न तीसरा को इसमें हल करते हैं बच्चे। ऐसा बोल सकते हैं ना कि ना, ये जो प्रश्न है ना, ये सबसे आसान प्रश्न है। सबसे आसान प्रश्न है ये, मतलब कि इस वीडियो में जितना ही बता रहा हूँ उसमें सबसे आसान प्रश्न यही है। ठीक है ना? तो चलिए इसको हल करते हैं। तो वही है जो हमारा स्टेप्स है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कुल वार्षिक आय निकालते हैं। तो मैं बोलूँगा कि रमेश की कुल वार्षिक आय, रमेश की कुल वार्षिक आय कितनी है बच्चे? ये है रुपए 3 लाख, रुपए 3 लाख है। ठीक है, दूसरा मैं निकालूंगा कि कहीं वो दान करता है क्या, तो देखूंगा तो कहीं पर भी दान शब्द लिखा ही नहीं है, मतलब कि दान नहीं करता है। तो वो बचत तो जरूर करता है, तो यहाँ पर लिखूंगा बचत की राशि। देखिए बचत कितना करता है, तो बोलोगे सर कि सामान्य भविष्य निधि में वो 1,000 रुपये प्रति माह। तो मैं बोलूँगा कि पहला, सामान्य भविष्य निधि में रुपए 1,000 प्रति माह जमा करता है, मतलब कि ये 12,000 रुपये क्या करता है, वो जमा करता है। समझ में आया? ठीक है, तो बच्चे देखिए ना, ऐसा ही आप एग्जाम में लिखिएगा जितना मैं दूर लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? दूसरा और कहाँ जमा करता है? वो जमा करता है 12,000 रुपये का जीवन बीमा पॉलिसी लेता है। तो बोलोगे दूसरा, जीवन बीमा पॉलिसी
पॉलिसी लेता है। तो यहाँ पर लिखिएगा डायरेक्ट, यहाँ पर लिखिएगा रुपये 12,000, ठीक है। और फिर लिखिएगा ऐसे करके, और कहीं पर कुछ जमा नहीं करता है, कुछ जमा नहीं करता है, तो बोलोगे कि कुल बचत राशि, कुल बचत राशि कितनी हो जाएगी, तो रुपये 12 दूनी 24,000 रुपये क्या करता है बच्चे, वो कुल बचत करता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसलिए कर योग्य आय, कर योग्य आय क्या हो जाएगा, तो रुपये 3 लाख में से आप क्या कर दोगे, 24,000 को घटा दोगे, ठीक है। तो घटाने पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रुपये 3 शून्य है तो 3 शून्य, फिर शून्य में से 4 गया तो मतलब कि 10 में से 4 जाएगा तो 6, फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 2, मतलब कि 2,76,000 क्या आ गया, कर योग्य आ गया। तो इसमें दिया हुआ है कि 1.5 लाख तक कोई कर नहीं देना है आपको, ठीक है। तो लिखते हैं कर योग्य आय के बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है आयकर की गणना। बच्चे तो हम साफ साफ लिखेंगे, एकदम साफ साफ, आयकर की गणना। तो बोलोगे कि पहला कि प्रथम 1.5 लाख। सर यार 1.5 लाख क्यों, 2 लाख क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे 1.5 लाख बोल रहे हैं ना, जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा प्रश्न हल करना है, ठीक है। तो प्रथम 1.5 लाख पर कितना देना है आपको, 0 रुपये देना है, या फिर कोई कर नहीं, या फिर कोई आयकर नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है बच्चे, दूसरा है कि रुपये 2,76,000 में आप क्या करोगे, रुपये 1.5 लाख क्या कर लोगे, आप घटा लोगे। इस पर आपको देना है का 10%, कितना देना है, 10%। तो बोलोगे सर इसको घटाते हैं, तो 3 शून्य है तो 3 शून्य, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 2 में से जाएगा तो 1, मतलब कि 1,26,000 का मतलब होता है गुणा, और 10 मतलब तो 10 हो गया, % हो गया 100, 0 0 0 0 कट गया, मतलब कि कुल कितना आ गया, कुल आ गया 12,600 रुपये। क्या करना है बच्चे, उसे कर के तौर पर देना है। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद सर कुछ और भी देना है क्या, तो बच्चे इसने बोला है ना कि ना शिक्षा उपकर 3% है। बच्चे अगर बोला रहे चाहे ना बोला रहे आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चौथा आप निकालोगे शिक्षा उपकर कितना है बच्चे, जो शिक्षा उपकर है देय आयकर का 3%। तो देय आयकर कितना है बच्चे, ये है 12,600 का मतलब होता है गुणा 3 मतलब 3, प्रति मतलब होता है 100। तो यहाँ पर 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया रुपये 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, मतलब कि 378 रुपये क्या 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 करेगा बच्चे, ये शिक्षा उपकर के तौर पर सरकार को ये देगा, ठीक है ना। आगे आगे अब क्या बोला जा रहा है, तो आगे पांचवा और लास्ट स्टेप होता है कुल देय आयकर। कुल देय आयकर कितना है बच्चे, तो कुल देय आयकर है ये 12,600 रुपये देगा प्लस 378 रुपये देगा। तो दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 8 और 7 को तो ऐसे ही लिख दूंगा मैं, 6 और 3 9, और 12,978 रुपये की क्या क्या कर रहा है बच्चे, ये कर के तौर पर दे रहा है, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब क्या करते हैं बच्चे, अब हम लोग इसके बाद चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिएगा ना, जो चौथा प्रश्न है ना बच्चे, ये बोला जा रहा है ना कि चौथा प्रश्न को आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि ये प्रश्न क्रमांक 2 के ही समान है, मतलब कि जैसा आपने प्रश्न क्रमांक 2 बनाया था वैसे ही बनाइए आप प्रश्न क्रमांक चौथा, ठीक है ना। अब जब आप पांचवा प्रश्न को देखेंगे, किसको देखेंगे, पांचवा प्रश्न को जब आप देखेंगे ना, तो पांचवा प्रश्न क्या क्या लिखा जा रहा है इसमें, तो पांचवा प्रश्न बोला जा रहा है कि पांचवा प्रश्न जो है ना बच्चे, वो क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 के समान है। तो जैसा 3 बनाया गया था वैसा बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक छठवां एज इट इज ऐसे ही बनाओगे, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक जो छठवां है वो क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 के समान है, और जो बचा हुआ जो है प्रश्न क्रमांक 7वां, ये क्या है बच्चे, प्रश्न क्रमांक ये भी 2 के समान है,
ठीक है। तो बच्चे आपको इसी तरीके से हल करना है। तो कुछ काम आप खुद से भी करिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अब क्या है बच्चे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है 2019 में आया हुआ है, उसको हल करते हैं। उसको महत्वपूर्ण प्रश्न नाम करके दिया हूँ क्योंकि ये बुक में कहीं नहीं है, बुक में ये कहीं नहीं है, और बुक में है भी तो ये ना यहाँ पर है। ये देखिए, ये वाला प्रश्न है। 2019 में ही ऐसा प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न को मतलब कि 2019 में पूछा गया था ना प्रश्न, वो क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रश्न पूछा था बस, ठीक है ना। ये सब कुछ नहीं दिया था, ये सब कुछ नहीं दिया था। और सेम चीज़ यही दिया हुआ था नीचे में, आयकर की दरें यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये चीज़, ये 3 लाइन नहीं दिया था हमें। तो इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ। जब ये चीज़ नहीं रहेगा तब कैसे हल करेंगे, तो मैंने उसको अलग से लिख लिया है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नाम करके। चलिए उसको हल करता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए बच्चे, इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। जो देखिए, इसमें भी वही लिखेंगे जो बाकी प्रश्नों में लिखते हुए आ रहे हैं। पहला लिखेंगे कि शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय कितनी है बच्चे, ये है 4,10,000 रुपये। क्या है बच्चे, इसकी कुल वार्षिक आय है, ठीक है ना। आगे आगे देखेंगे, कहीं पर भी दान जैसा शब्द लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग दान की राशि नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट यहाँ पर बचत की राशि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बचत की राशि। बचत की राशि में पहला नंबर क्या है, तो बोलेंगे कि उसने 24,000 रुपये का जीवन बीमा पॉलिसी, तो लिखेंगे जीवन बीमा पॉलिसी। तो जीवन बीमा पॉलिसी कितने का है बच्चे, तो ये है 24,000 रुपये का है, ठीक है। आगे है 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि, तो दूसरा है सामान्य भविष्य निधि। तो 4,000 रुपये, तो रुपये 4,000 गुणे 12 महीने तक जमा कर रहा है वो, तो ये हो जाएगा रुपये 0,0,0 12 चौको 48,000 रुपये। और कहीं पर कर रहा है क्या, एवं 25,000 रुपये का बचत पत्र। तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है बच्चों कितने का, 25,000 रुपये का, तो रुपये 25,000, ठीक है। और कहीं पर कुछ नहीं कर रहा है, तो बोलोगे कि तो कुल बचत राशि कितनी आ जाएगी, तो सभी को जोड़ लो, तो सभी को जोड़ लोगे तो आ जाएगा 3,000 3,000 3,000 3,000 आ गया। फिर यहाँ पर 4 और 8 12 12 और 5 17 के 7 हासिल 1 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 2 9, तो मतलब कि 97,000 रुपये क्या आ गया, ये कुल बचत करता है। तो इसलिए कर योग्य आय, कर योग्य आय क्या है बच्चे, तो ये है रुपये 4,10,000 में आप क्या करोगे, आप 97,000 घटा दोगे, तो ये आ जाएगा रुपये 3,000 आगे है 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर 4 है तो 3, तो कितना जाएगा 3,13,000 13,000 रुपये क्या है बच्चे, कर योग्य राशि है। तो देखोगे ना जब कि 3,13,000 कहाँ पर आ रहा है, तो 3,13,000 आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि 10% क्या करना है उसको, इस पर कर देना है। तो अब तीसरा बोलोगे आयकर की गणना। तो आयकर की गणना में प्रथम जो पहला लाइन होता है उसको क्या लिखते हैं कि प्रथम 2 लाख रुपए तक कर क्या है बच्चे, ये है 0, कोई कर नहीं देना होगा 2 लाख रुपए तक इसको, ठीक है ना। अब जो बच गया है पैसा, तो बोलोगे कि रुपये
3,13,000 में से रुपए 2,00,000 का देना पड़ेगा इसको 10%। समझ में आ गया? तो बच्चे बोलोगे कि यहाँ पर 3,00,000 में से 2,00,000 जाएगा तो बचेगा 1,13,000 रुपये। 1,13,000 का मतलब होता है गुणा 10 और प्रतिशत मतलब कि 100। ठीक है ना बच्चे, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर 1 2 कट गया तो कितना आ गया ये रुपये? 11,300 रुपये के क्या करेगा बच्चे? इसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है? तो आगे बोला जा रहा है कि आयकर की गणना हो गई। अब इसके बाद चौथा नंबर पे निकालते हैं हम लोग। चौथा नंबर पे निकालते हैं हम लोग शिक्षा उपकर। क्या निकालते हैं? शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर होता है बच्चे देय आयकर का 3%। क्या होता है? देय आयकर का 3% होता है। तो निकालते हैं देय आयकर का 3%। तो देय आयकर कितना है बच्चे? ये है रुपये 11,300 का 3%। तो रुपये 11,300 का मतलब होता है गुणा 3 को 3 लिख दिए और यहाँ पर 100, तो 0 0 0 0 कट गया तो आ जाएगा रुपये 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब कि 339 रुपये के क्या करना है बच्चे? 339 रुपये उसको देना है शिक्षा उपकर के लिए। अब लास्ट जो बच गया है, लास्ट है कि हम लोग लिखते हैं पाँचवा, कुल देय आयकर। कुल देय आयकर कितना हो जाएगा बच्चे? तो ये है रुपये 11,300 देना है और धन इसको देना है 339 रुपये। तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर उतर जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 3 3 6 और यहाँ पर 11, मतलब कि 11,639 रुपये क्या करना है बच्चे? इसको कुल आयकर देना है। तो यहीं तक आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था इस अध्याय का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।